हैं सीरीज़ क्या होती हैं, ये सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई थी आपको? यस ईवीएस। मैम। ओके। सो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं ना, वो हमने टॉपिक करना था स्टार्ट, थोड़ा सा किया भी था। पिरामिड्स मतलब वही बनते हैं कि जो हमारी फूड चेन्स हैं, फूड वेब है, जहाँ हमारा फूड सोर्स है उसको किस तरह से कंज्यूम किया जाता है, कौन सा उसमें से प्रोड्यूसर है, कौन सा कंज्यूमर है और कौन सा डीकम्पोज़र है, ये सारे मिलकर के हमारा एक पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, जो चीज़ पिरामिड होते क्या है, जैसे मतलब जैसे सपोज़ हम कोई 4-5 चीज़ें लेके चलते हैं, जैसे हमारा प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, है ना, फिर उसके बाद डीकम्पोज़र, इस तरह से हमारा एक पिरामिड होता है इनकी वजह से। फिर जैसे अगर तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपकी डायग्राम में देखो, अपने दे रखे हैं आपको फिगर्स जो दे रखी हैं आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, सबसे नीचे एक बेस होता है, उसके ऊपर फर्स्ट, है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ऊपर ऊपर चलता जाता है उसका जो जैसे हमारा ग्राफ प्लॉट करते हैं उसी तरह से ये पिरामिड है। सो जो चीज़ सबसे ज़्यादा है उसको एक बड़े वाले बॉक्स में शो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा बॉक्स, उसके ऊपर छोटा बॉक्स, तो इस तरह से हमने नाम दे रखे हैं पिरामिड्स को। कई बार ये चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो तो कम होता है, जो मेन होता है प्रोड्यूस करने वाला, जहाँ जिसको कंज्यूम करना है, वो चीज़ कम एरिया में होती है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा जो पिरामिड है किसी और टाइप से बनता है। ठीक है, अगर हमारा बेस छोटा है और हमारा जो टॉप लेवल है बिल्कुल वो काफ़ी बिग है, तो हमारा ग्राफ डिक्लाइन में बनता है, मतलब शेप्स अलग अलग होती हैं। सो जैसे अगर हमारा सबसे बेस सबसे ज़्यादा है, उसकी एरिया सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद कम कम होता जाता है, उसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना। सो अपराइट होगा अगर हमारा बेस बड़ा है, उसके बाद छोटा 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 होता जाता है। ठीक है, सेकंड, अगर जैसे हमारा प्रोड्यूसर कम है, उसके बाद उसको कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, फर्स्ट कंज्यूमर ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड कंज्यूमर फिर थोड़े से कम हो जाते हैं, थर्ड कंज्यूमर फिर थोड़े से कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, क्योंकि वो एक इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपवर्ड है या फिर इन्वर्टेड है, अपराइट या इन्वर्टेड पोजीशन में नहीं है, वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे स्पिंडल शेप्ड, जिस तरह हमारा स्पिंडल होता है। सो उस तरह। उसके बाद तीसरा जो होगा उसका हमारा बेस कम है, लेकिन जो टॉप लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो बनेगा हमारा पिरामिड दैट विल बी इन्वर्टेड। सो इस तरह का हमारे जो बेसिक टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेसिक टाइप? अपराइट, ठीक है, सेकंड स्पिंडल, थर्ड इज इन्वर्टेड। हाँ जी, ये तीनों हमारे होते हैं। ठीक है, सो अब ये तीनों भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं अलग अलग शेप्स में, या अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसको अकॉर्डिंग टू कि वो किस एरिया में है, किस टाइप का वो है, हमारे प्रोड्यूसर किस टाइप के हैं, एज अ कंज्यूमर किस टाइप के हैं, उस हिसाब से हम उनको नाम दे देते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ पिरामिड्स, या पिरामिड्स क्या है? सो पिरामिड्स आर graphical representations of an ecological parameter. For example, the trophic structure and function at successive trophic levels. So मतलब क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ ही बनता है पिरामिड्स, उसमें हम लोग शो करते हैं कितने इंडिविजुअल उसको खाने वाले हैं, कितने प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So it is these pyramids are also known as एल्टोनियन पिरामिड। टर्म किसने डिफाइन करी थी? चार्ल्स एल्टोन ने 1927 में। उसके नाम से ही देखो, अब चार्ल्स एल्टोन, उसके नाम के साथ ही पड़ा हुआ है एल्टोनियन पिरामिड्स। सो 1927 में ये डेवलप हुए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो क्या है इसमें? सबसे पहले प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, विच आर शोन ग्राफिकली। So now ecological pyramids are of
3 जनरल टाइप्स। टाइप्स किस किस टाइप में कौन कौन सी हैं? एक तो है पिरामिड ऑफ नंबर, जो हम लोग नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर प्रोड्यूसर के हैं, कितने नंबर ऑर्गेनिजम्स के हैं, है ना। सो सेकंड टाइप का आ जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, वेट के हिसाब से। बायोमास होता है वेट कितना है, ड्राई वेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि किस चीज़ का वेट ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसका शेप होगा। उसके बाद है थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑब्वियस है, जो प्रोड्यूसर है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद जो उसको खाने वाले होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उनमें थोड़ा एनर्जी लेवल कम जाएगा प्रोड्यूसर से। देन थर्ड नंबर पे जो आएंगे उससे उसमें कम जाएगा, फोर्थ में उससे भी कम जाएगा। सो इस तरह से ये एनर्जी के बेसिस पे होते हैं। सो 3 टाइप्स मेन, एक तो नंबर के बेसिस पे, दूसरा बायोमास के बेस पे, और तीसरा है हमारा एनर्जी के बेस पे। सो पिरामिड्स जैसे नंबर और बायोमास है, वेट और नंबर, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, कि किसकी अमाउंट ज़्यादा है उसके बेसिस पे ये दोनों अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी, दोनों टाइप के हो सकते हैं। सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फूड चेन इन स्पेसिफिक इकोसिस्टम। बट जो हमारा एनर्जी का पिरामिड होता है, जो एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट कंज्यूमर में कम जाएगी, सेकंड कंज्यूमर में उससे भी कम जाएगी, थर्ड में उससे भी। तो ये वो जो ग्राफ होगा हमेशा, ये जो पिरामिड होगा एनर्जी डिपेंडेंट होगा, ये हमेशा ही अपराइट पोजीशन पे होगा, क्योंकि बेस हमारा होता है जो मेन होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है। सो बेस हमेशा ही ज़्यादा होगा एनर्जी का, उसके बाद कम कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ जो हमेशा हमारा बनेगा एनर्जी वाला, वो हमारा शो होगा डिफरेंट, मतलब एक ही जो है शो करेगा ये अपराइट पोजीशन पे। सो नाउ पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है नंबर के बेसिस पे? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिकल लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कार्निवोर्स। बेस से जाकर के टिप पे जाएगा। सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में कितने नंबर्स हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ पिरामिड इन डिफरेंट इकोसिस्टम और फूड चेन्स आर शोन इन फिगर्स। नीचे आप देखो, अब एक ग्रास लैंड शो किया है, अपराइट वाले देखो 2 टाइप के शो किए हैं आपको, एक ग्रास लैंड है, दूसरा है पॉन्ड सिस्टम। ग्रास लैंड सिस्टम में ग्रास वाले जो प्लांट्स होते हैं वो, फिर उसको खाने वाला ग्रास हॉपर को खाते हैं फ्रॉग्स के वो खाने वाले होते हैं लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह, और उसके बाद स्नेक्स वगैरह को खाने वाले होते हैं पीकॉक। सो इस तरह से ये अपराइट पोजीशन। अब देखो ग्रास वाले प्लांट पे ग्रास हॉपर डिपेंड करते हैं, ग्रासी प्लांट पे ग्रास हॉपर कम ही होंगे, ग्रास बहुत ज़्यादा छोटी ग्रास कितनी ज़्यादा एरिया में होती है, लेकिन उसको खाने वाले थोड़े कम ग्रास हॉपर आ गए। उसको खाने वाले फ्रॉग, उससे कम होती है पॉपुलेशन, फ्रॉग से कम होते हैं हमारे लिजर्ड्स वगैरह। सो उसके बाद पीकॉक। सो ये हमें अपराइट बन गई जो ग्रास लैंड वाली है। सेकंड क्या है, पॉन्ड सिस्टम। पॉन्ड सिस्टम में क्या है, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उसके बाद जू प्लैंक्टॉन, उसके बाद स्मॉलर फिश, देन लार्जर फिश। स्मॉल फिशेस जैसी हैं बहुत ज़्यादा होती हैं अमाउंट में, और जो बिगर वन होती हैं वो, या लार्जर होती हैं वो कम होती हैं। सो ये भी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अपराइट पोजीशन पे ही बनेगा। क्या है, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन होते हैं जो पानी वाले पौधे होते हैं, पानी वाले पौधों को खाते हैं जू प्लैंक्टॉन, है ना, जो वहाँ के छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव होंगे, वो उन फाइटोप्लैंक्टॉन पे डिपेंड करते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन को खाने वाले होते हैं जू प्लैंक्टॉन। उसके बाद वो जो जू प्लैंक्टॉन होते हैं बहुत छोटे छोटे स्मॉल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको खाने वाली होती हैं स्मॉलर फिश। स्मॉलर फिश को लार्जर फिश खाती है। सो ये भी अपराइट पोजीशन में आता है। सो नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये नंबर पे बेसिस पे ही चल रहा है, एक तो ग्रासलैंड हो गया, दूसरा पॉन्ड हो गया, तीसरा हो गया हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। लेकिन जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये हमारा स्पिंडल शेप में आता है। क्यों स्पिंडल शेप में आता है? क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में होते हैं बड़े बड़े ट्रीज़, ठीक है, ट्री होते हैं बहुत विगर होते हैं,
और उन पे वर्ड्स वगैरह डिपेंड करते हैं। अब एक ही वर्ड तो एक ट्री को नहीं खा सकता, सो नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो उस एक ट्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो ट्री जो होता है स्मॉल एरिया में है, उसके बाद उसको खाने वाले बर्ड्स, ट्री जो एलिफेंट वगैरह हैं वो उससे ज़्यादा एरिया में, उनका नंबर ज़्यादा है। देन उसके बाद उससे कम हो जाते हैं कार्निवोर्स। अब बर्ड्स, जो है हमारे जिराफ वगैरह, एलिफेंट है, उसको खाने वाले कम ही हैं, वो है कार्निवोर्स, है ना, कम। उससे भी कम क्या है, लॉयंस। सो इस तरह से जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो क्या है, स्पिंडल शेप है। जैसे अ सिंगल लार्ज साइज प्रोड्यूसर लाइक ट्री प्रोवाइड फूड फॉर सेवरल हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो इन हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक बर्ड्स, मंकी, जिराफ, ये सारे इन पे डिपेंडेंट है। और लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स सपोर्ट स्मॉलर नंबर ऑफ कार्निवोर्स विच इन टर्न सपोर्ट वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ टॉप कार्निवोर्स। सो इन बेसिस पे ये है हमारा स्पिंडल शेप। अब जो थर्ड हमारा ग्राफ है वो देखो इन्वर्टेड है, उल्टा शो हो रहा है, उसमें बेस बहुत कम है, उसके बाद फर्स्ट वाला बेस के बाद फर्स्ट जो स्टोरी नज़र आ रही है आपको, फर्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है बेस के बाद, वो छोटा है, उससे बड़ा सेकंड वाला है, उससे बड़ा थर्ड वाला है। सो ये इन्वर्टेड पोजीशन में होता है। सो ये इन्वर्टेड पोजीशन वाला कौन सा है, ये है पैरासिटिक फूड। पैरासिटिक फूड क्या है, जो पैरासाइट लेते हैं, मतलब वो किसी होस्ट में चले जाते हैं और वहीं से अपना फूड लेते हैं। सो पैरासिटिक फूड चेन्स आर ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड है। अ सिंगल ट्री में सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनी हर्बीवोर्स and each herbivore may be in turn provide nutrition to several parasites which supports several hyperparasites. So the number of organism gradually shown as an increase, making the pyramid inverted in position. Base छोटा, top level बड़ा, inverted position. So इसी तरह ये था नंबर पे डिपेंड कि कितने नंबर हैं। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का क्या है, बायोमास पिरामिड में क्या है, दे आर कंपैरेटिवली मोर फंडामेंटल एंड शो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लाइक अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। वेट के हिसाब से, बायोमास के हिसाब से कितनी वहाँ पर क्रॉप है, कितने प्लांट्स हैं और कितना वेट उसको खाने वाला है, इस पे डिपेंड करते हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कई बार कम ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा तो नहीं होते, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये है कि कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म है, कुछ बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है, उनका कुछ वो नहीं बनता ना। जैसे अब हम लॉइन को अगर ग्रास हॉपर से कंपेयर करेंगे तो वो मतलब कुछ मतलब वो नहीं है, एक तरह से मतलब सही रेशो नहीं आएगी, करेक्ट नहीं पता चले, क्योंकि एलिफेंट को तो ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, ग्रास हॉपर को थोड़े से। सो इसलिए हम जो सेकंड टाइप लेके चलते हैं वो है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, वेट के हिसाब से है। सो जैसे अब क्या है, इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट देयर इज़ जनरली ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव लेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवोर्स. So the pyramid are upright, and in pond ecosystem the producers have least biomass, जो plankton है least biomass है उसका, and thus value show an increase towards the apex of the pyramid, so making the pyramid inverted in shape. थर्ड है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी वाला पिरामिड मैंने बताया कि हमेशा क्या होगा, अपराइट पोजीशन में ही होगा, बेस पे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद उससे कम कम होती जाएगी। सो द एनर्जी पिरामिड गिवन द बेस्ट पिक्चर ऑफ ओवरऑल नेचर ऑफ द इकोसिस्टम एंड इज़ मोर एक्यूरेट देन पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर. सो द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पिक्चर ऑफ द रेट्स ऑफ पासेज ऑफ फूड मास थ्रू द फूड चेन. इट इज़ ऑलवेज अपराइट इन शेप, क्योंकि एनर्जी जो है आगे जैसे जैसे पास ऑन होती जाती है डिक्रीज हो जाती है. सो इस तरह से हम लोग डिफरेंट काइंड्स के पिरामिड देख सकते हैं. इनमें से सबसे जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, दूसरे नंबर पे पिरामिड ऑफ बायोमास है, और जो सबसे कम कंसिडरेबल है वो है पिरामिड ऑफ नंबर. क्योंकि नंबर मैं क्यों कह रही हूँ कि क्यों नहीं है उसको हम जो ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि नंबर तो
स्मॉल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ बिल्कुल स्मॉलर से ऑर्गेनिज्म है, वो ज़्यादा होते हैं नंबर में, और जैसे जैसे बिगर जो होते हैं, लार्जर होते हैं, वो कम होते जाते हैं, लेकिन उनकी फूड की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। जैसे जितना लार्जर एनिमल होगा वो अकेला ही उतना फूड ले लेगा जितना कि नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लेंगे। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंड नंबर पे पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है बच्चे, पिरामिड्स पता चल गए। पिरामिड्स की टाइप्स और उसका नेचर किस तरह का होता है, शेप किस तरह से बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिरामिड। और एक मैंने बोला था आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। और एक आपने असाइनमेंट भी बनानी है इसी टॉपिक पे, पिरामिड पे ना, छोटी सी असाइनमेंट बनानी है जिसमें आपने ये सारा जो कंसेप्ट है शो करना है कि मतलब टाइप्स कैसे होती हैं, किस बेसिस पे टाइप होती हैं, और हमारी जो साइज़ होती है या शेप होती है वो किस बेसिस पे होती है। ठीक है, उसमें पॉइंट्स क्लियर करने हैं। कोशिश करना कि बुकिश लैंग्वेज ना देना, अपने हिसाब से जो आपको क्लियर हुआ है उसके हिसाब से असाइनमेंट बना के देना। ठीक है, सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में आए तो आपको कुछ भी सोचना ना पड़े, फटाफट से आप उसका आंसर कर दो, रिप्लाई कर दो। ठीक है बच्चे। यस मैम। यस मैम। करना है बच्चे, अच्छा अच्छे से पढ़ना है। ये तो चलो सब्जेक्ट इजी है आपका, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगा है कि आपने HAP में इस तरह के मार्क्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि पता नहीं मतलब तब भी मैं आपको पूछती रहती थी कि आप मेरे से पूछ लो अगर डाउट्स है कुछ भी ना, लेकिन आप बोलते थे कि हमें क्लियर हो गया, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। सो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा मत करना, जिस टीचर की भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे पूछ लिया करो। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, सारा कुछ मिल करके क्या बनता है, फॉरेस्ट। और जो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे डिपेंडेंट है, लाइफ है, वर्ड्स हैं, कुछ भी है, वो सारे क्या होते हैं, इकोसिस्टम। सो फॉरेस्ट के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक में हमारे आते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं लिविंग थिंग्स, जो लिविंग है, जो जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है एग्ज़ाम में, 5 में भी आ सकता है कि बायोटिक और एबायोटिक में कंपैरिजन करो। तो आपने क्या करना है, उसमें डेफिनेशन लिख देनी है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, एबायोटिक उसकी एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, सो इस तरह से आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, these are extensive wild, natural, self-sustained wooded tract of land with a biotic community predominated by trees and shrubs with close canopy। सो क्या है, कहता है जो फॉरेस्ट है वो क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड है, अपने आप को डेवलप खुद ही करते हैं जो फॉरेस्ट हैं। एक वुडेड ट्रैक है, वो किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, एक वुडेड एरिया बन जाता है, वुडेड ट्रैक बन जाता है, और जिसमें क्या होती है, बायोटिक कम्युनिटी होती है। बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग, जैसे हमारे ट्री आ गए, है ना, मेन तो वही है, फॉरेस्ट बनता है ट्रीज से, प्लांट से। सो ट्री हैं, श्रब्स हैं, वो इस तरह से झुंड बना हुआ है उनका, वो एक हमें कनोपी की तरह नज़र आते हैं। कनोपी क्या होती है, जैसे छतरी टाइप सी बनी नहीं होती एरिया, जैसे मार्केट में भी आप लोग देखते हो रेडी वालों ने लगा रखी होती है, या कुछ भी कैनोपी सी बनी होती है, बड़ी सी छतरी टाइप। सो कहता है इस तरह से जो फॉरेस्ट में है बने रहते हैं। सो इस तरह की जो काफ़ी थिक पॉपुलेशन है प्लांट्स की, उसको हम लोग बोलते हैं जंगल। सो वर्ड जंगल इज़ यूज्ड फॉर थिक एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
क्योंकि रेन पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, मॉइस्चर में, वहाँ के पीएच पे हमारे फॉरेस्ट डिपेंड होते हैं और अपने आप से ही ग्रो करते हैं। सो कहता है इस टाइप को हम लोग जंगल का नाम देते हैं। एंड अबाउट 40% ऑफ लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड इज़ कन्वर्टेड बाय फॉरेस्ट। इंडिया हैज़ अबाउट 11% ऑफ इट्स लैंड एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इंडिया में 11%, टोटल वो बता रहा है वर्ल्ड का 40% है जो हमारा फॉरेस्ट है, उसमें से 11% जो है कौन सा है, वो हमारा इंडिया में है। मोस्ट नेचुरल अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट मोस्टली अकर इन अवर नेशनल पार्क्स and wildlife sanctuaries and each type of forest has its peculiar vegetation। अपनी तरह की कम्युनिटी होती है, जैसे एक कोई फॉरेस्ट है वहाँ पर अपनी टाइप की कम्युनिटी, एक टाइप की प्लांट जो है वहाँ पर उसी टाइप के सारे प्लांट होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का पीएच, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं जो उस पर डिपेंडेंट होगा। हम कुछ भी उसके लिए आर्टिफिशियली नहीं करते हैं। सो वहाँ पर क्या होते हैं, कम्युनिटी होती है एक टाइप की प्लांट की, एक टाइप की वेजिटेशन की। सो हमने ये भी पढ़ा था कि किस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं फॉरेस्ट में, उसी टाइप्स के एनिमल, बर्ड्स या फिर हमारे हर्बीवोर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं फॉरेस्ट में। सो जिस तरह की प्लांट की कम्युनिटी होगी उसी के बेसिस पे वहाँ पर एनिमल्स की भी एक अलग से कम्युनिटी होगी। सो मतलब इस तरह से हमारा एक फॉरेस्ट या एक जंगल बन जाएगा जहाँ पर इस तरह के नेचर के एनिमल्स या प्लांट होंगे। सो दो टाइप के कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं हम लोग। सो ये चीज़ें होती हैं, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, है ना, या फिर और ऑर्गेनिक थिंग्स जो होती हैं वो चीज़ें। सो और कौन से फैक्टर हैं? अदर फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ वेजिटेशन। इस चीज़ों के अलावा मतलब जो हमारे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है कि वहाँ के जो लैटीट्यूड कितना है, वहाँ पर जो जहाँ पर फॉरेस्ट बना हुआ है उसकी लैटीट्यूड कितना है, इक्वेटर से लेते हैं, अर्थ के इक्वेटर से हम लोग मेजर करते हैं कि मतलब कितने डिस्टेंस है उसका, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ द अर्थ। उसी तरह से ऑल्टीट्यूड, कितनी हाइट है, सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है, 4,000 मीटर पे है, 400 मीटर पे है या 500 मीटर पे है, इस तरह से हाइट। वहाँ जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लैटीट्यूड या ऑल्टीट्यूड चेंज होता रहता है, वैसे वैसे हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है या फिर टाइप ऑफ प्लांट है वो भी चेंज होते जाते हैं। जैसे हम जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ये तो हिली एरिया, जो पहाड़ी है वहाँ पर ये भुट्टी होती है ना, या कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं इन सब चीज़ों की वजह से। सो उसके अलावा सॉइल की टाइप कैसी है, रेनफॉल कैसा हो रहा है वहाँ पर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, इस चीज़ पे ग्रोथ डिपेंड करती है प्लांट्स की। सो बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ गए एनिमल्स की टाइप या फिर प्लांट्स की टाइप। फॉर एग्जाम्पल, coniferous trees occur in Himalayas with animals like snow leopard, bear, wild goats, sheep and other peculiar birds। ठीक है, हिमालय में एक जैसे कॉनीफेरस ट्रीज़ होते हैं और वहाँ उसी हिसाब से वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। सो द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। सो प्लांट क्या है? प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर, इंक्लूड ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ और हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं। क्लाइंबर्स, जो क्लाइंब करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक बड़ा पेड़ है उस पर डिपेंड होके दूसरे जो छोटे वाले हैं क्लाइंब कर जाते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए या फिर और आपने देखी होंगी कुछ बेलें वगैरह होती हैं, वो सारे क्लाइंबर्स होते हैं। एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट, दे इंक्लूड फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, फर्न्स, मॉसेस, एल्गी एंड फंजाई, ये प्लांट्स की टाइप होती हैं जो होते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं? इंक्लूड स्पीसीज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश, इंसेक्ट्स एंड ऑल, ये सारे होते हैं। सो द एनिमल इंक्लूड हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो उनके टाइप, किस चीज़ की चीज़ को कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से उनका टाइप होता है। सो इंडिया में किस किस टाइप के फॉरेस्ट है? नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया। इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर काफ़ी टाइप की हमारी जो
इन्वायरमेंट है, वेदर है, चेंज है अलग अलग एरिया में। सो इस तरह यहाँ पर डाइवर्स नेचर के प्लांट्स एंड एनिमल मिलते हैं। सो जैसे फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द ट्री स्पीसीज, लाइक एवरग्रीन है, डेसिडुअस है, जीरोफिटिक है। जीरोफिटिक होते हैं जो बिना पानी के भी डेवलप होते हैं, उसको जीरोफिटिक बोलते हैं। और थॉर्न ट्रीज जो कैक्टस टाइप के होते हैं। मैनग्रोव्स जो सेलाइन वाटर में भी डेवलप हो जाते हैं। सो इस तरह का नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। सो मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज लाइक सॉल एंड टीक फॉरेस्ट। सो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंडियन फॉरेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। वन इज एवरग्रीन, हमेशा ही रहते हैं वो प्लांट। दे आर फाउंड ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन फ्रंट ऑफ मानसून विंड्स वेयर रेनफॉल इज ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा और स्लोप होगी माउंटेन की, वहाँ पर ये प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न हिमालय में, वहाँ पर इस टाइप के होते हैं। दे ग्रो in the area where the temperature remains between 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का टेम्परेचर अगर रहता है तो वहाँ पर किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सो देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, बैम्बूज, फर्न्स, वेजिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा मॉनसून फॉरेस्ट, जो मॉनसून पे डिपेंड करेगा। रेनफॉल विल बी 150 to 200 सेंटीमीटर, इतनी होनी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर डेसिडुअस, फॉर एग्जांपल सॉल, टीक, सैंडलवुड, सिमाइल, महुआ, है ना, मैंगो, नीम एक्सेट्रा। ये सारे हमारे मॉनसून हैं, डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, या मतलब वेदर पे डिपेंड करते हैं किस तरह का है। सो मॉनसून आने पर ही ये फ्लरिश होते हैं प्रॉपर से। नेक्स्ट इज हिमालयन फॉरेस्ट। It is mixed type of forest and found in Kashmir to Assam. Among the trees are broad-leaved deciduous, चौड़े पत्तों वाले होते हैं यहाँ के जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, हिमालयन फॉरेस्ट के जो होते हैं, जैसे ओक हो गया, पॉपुलर हो गया, वॉलनट हो गया, ठीक है। सो इसी तरह से एनिमल्स भी चेंज हो जाएंगे। जिस टाइप का फॉरेस्ट है उसी टाइप के एनिमल जहाँ बर्ड्स वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। उसके बाद है हमारे थॉर्न और स्क्रब सेमी एरिड फॉरेस्ट, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, मतलब जो सूखा पड़ा रहता है, जहाँ पर जैसे राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है इस तरह से, या कुछ और एरिया में, वहाँ पर किस तरह के कैक्टस टाइप प्लांट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ कैक्टस टाइप होते हैं वो थॉर्न सी बनी होती हैं, कंडे बने होते हैं उनके, है ना, वो लीव्स ही हैं। जो कैक्टस होते हैं ना, जो उसके थॉर्न्स हमें नज़र आती हैं, जो वो क्या होती है, लीव्स ही मॉडिफाई हुए होते हैं कि वो उस एरिया में सर्वाइव करें। क्योंकि अगर लीव बड़ा होगा या लीव की जो एक पर्टिकुलर शेप होगी उसमें क्या होगा, उतनी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी वाटर की। जो थॉर्न्स होते हैं वो सरफेस एरिया भी कम कर लेते हैं अपना, इसलिए वहाँ पर जो ट्रांसपीरेशन होती है या इवेपोरेशन होती है प्लांट से वो भी कम हो जाती है। तो वहाँ पर थॉर्न्स और जो सेमी एक्रिड फॉरेस्ट डेवलप करते हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होता है। उसके बाद है मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैनग्रूव फॉरेस्ट क्या है? जहाँ पर सेलाइन वाटर होता है, ठीक है। ये हमारे होते हैं जैसे यूस्टेरीज और डेल्टास। यहाँ से यूस्टेरी होती है अगर किसी बड़ी जहाँ पर पहाड़ों से, जैसे हमने देखा है कई बार पानी गिर रहा होता है नीचे, है ना, कोई एक रास्ता बना होता है वहाँ से पानी बह रहा होता है, उसको बोल देते हैं यूस्टेरीज और डेल्टा। जो किसी जाकर बिगर डैम में मिल जाता है, जो कुछ भी वहाँ पर जो होता है सेलाइन वाटर होता है, वहाँ पर जो ग्रो करते हैं प्लांट उसको बोलते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। क्लियर है बच्चे? समझ लग रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी Yes, ma'am. इस तरह से हमारे ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ रेनफॉल। इंडिया में देख लो कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन है, मॉनसून है, हिमालयस है, थॉर्न है, मैनग्रूव फॉरेस्ट है, एंड ऐसे नंबर अदर
फॉरेस्ट भी हैं। सो ये डाइवर्स नेचर है इंडिया की, डाइवर्स यहाँ का वेदर है, इसलिए डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। अब जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा था कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहे हैं। उनके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे पॉपुलेशन है एक तो सबसे बड़ा रीज़न, ठीक है। पॉपुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन है तो हमारी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, फूड के लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, या हम उतना ही ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, वेजिटेशन यूज़ करते हैं। सो जितना पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से शेल्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे अपने घर बनाने होते हैं, और साथ में आसपास की जो और एरिया की है वो भी हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स को, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो ये हमारे जो रिस्क हैं वो फॉरेस्ट को हैं उसकी वजह से। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है जैसे जूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वही जैसे जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे हमारा वेदर चेंज होता है, या फिर हमें लगता है कि अब इस एरिया में खाने के लिए नहीं बचा है कुछ भी, या वहाँ पर रेनफॉल कम हो गया है, या कुछ भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या कुछ चेंज हो जाती हैं सारी जो हमारी वेदर है सिचुएशन, कई बार इस तरह से हो जाता है जैसे शिफ्टिंग हो रही है आजकल। सो उस वो होती है जूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहाँ का एरिया खाली हो जाता है, वो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। सो एक तो ये वजह है कि हमारे फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि हमें सर्वाइवल के लिए ज़्यादा हमारे पास मटीरियल होगा, वहीं पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं। सो वहाँ का भी वो जब वो ख़त्म हो जाता है फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से फॉरेस्ट जो है डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद है एग्जॉटिक वीड्स। एग्जॉटिक वीड्स क्या है, जो हम लोग कहीं दूसरे देशों से ला करके अपने देश में उसको उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वो उसकी वजह से भी हमारी जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, पानी से जो बिजली बनाते हैं या कुछ और इस तरह से, वो सारे प्रोजेक्ट वो भी फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट फायर लग जाती हैं, ह्यूमन अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, माउंटेन या फॉरेस्ट रोड बन जाती हैं, वहाँ पर रोड्स की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रीज़ लग रही हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देती हैं। सो इस तरह से ये हमारे मेजर थ्रेट्स हैं जो फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि तब क्या होगा जब फॉरेस्ट बिल्कुल से ख़त्म हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर फॉरेस्ट ही ख़त्म, अब आप हम लोगों को पता है कि हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, हमारी जो सर्वाइवल है प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर प्लांट्स ही ख़त्म हो गए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। खाने के लिए तो है ही, साथ में हमारा जैसे अभी हम रिसेंट कंडीशंस भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर ऑक्सीजन ही है तो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो प्लांट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। सो अगर ये फॉरेस्ट या ये प्लांट्स ख़त्म हो गए तो सर्वाइवल भी नहीं होगी। सो डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट विल हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल वुड ऑन विच मैनी पुअर पीपल डिपेंड। सेकेंड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर रिक्वायर्ड फॉर फर्नीचर एंड अदर पर्पस। ना तो शेल्टर के लिए लकड़ी मिल पाएगी और ना ही हमारा खाने के लिए कुछ मिल पाएगा, फ्यूल नहीं मिल पाएगी। इस तरह से बहुत सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। सो उसके बाद क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट, क्योंकि अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं रेनफॉल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन वगैरह होती है उतने ही रेनफॉल के चांसेस होते हैं। सो changes in climate due to reduced rainfall, increase in sunlight, hotter summer, colder winters, we will feel all that. So soil erosion होगा, क्योंकि अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो बह जाएगी पानी के साथ, विंड के साथ, वो सारा हमारा सॉइल इरोजन हो जाएगा। फ्लड्स आ जाएंगे, क्योंकि वाटर को ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा, प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद सिल्टेशन ऑफ वाटर रेजरवायर। सिल्टेशन क्या होती है, जैसे सॉइल है वहाँ पर
इस बहुत सारा इस तरह का मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, छोटा छोटा मटेरियल आ जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो सॉइल को भी ख़राब कर देता है, वहाँ पर कोई फसल भी नहीं उगा पाएंगे हम लोग। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सिल्टेशन हो जाएगी, वाटर रेजरवायर की वाटर पीने लायक नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इरोडेड सॉइल। उसके बाद साइक्लोन वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और मैनग्रोव प्लांट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, ड्रॉट आ जाएंगे, रेनफॉल नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और जो हमारे एनिमल्स बर्ड्स हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्टेड होंगे, और इवन ह्यूमन लाइफ भी इफ़ेक्टेड होगी। सो इस तरह से अगर डिसअपीयर होंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन हम इसको बचा सकते हैं। हाउ कैन फॉरेस्ट इकोसिस्टम बी कंजर्व्ड? फॉरेस्ट का सही से यूज़ करना। अगर हम फॉरेस्ट की चीज़ को यूज़ कर भी रहे हैं, अगर हम उसका लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसी तरह का प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। मतलब बिल्कुल उसी पे टोटली डिपेंड ना हो जाए कि वो ख़त्म ही हो जाए, या फिर और जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं वो भी कम करनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, लोग अवेयर होने चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को पूरी तरह से ख़राब कर देंगे तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। सो जैसे फ्यूल वुड यूज़ कर रहे हैं, वुड की जगह पे कुछ और मेथड्स यूज़ करने चाहिए, कुछ और चीज़ें यूज़ कर लेनी चाहिए फ्यूल के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये सब चीज़ें करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, उनको भी रखना, क्योंकि अगर एनिमल्स वगैरह हैं तो प्लांट्स वगैरह जो हैं, प्लांट और एनिमल की रेशो सही होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पर वेदर जो है बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होगा। सो पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उनको पता होना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। इवन जैसे आप EVS आप पढ़ रहे हो, इसका भी यही रीज़न होता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़। तभी हम देखते हैं स्कूल्स में आजकल फर्स्ट सेकंड क्लास से ही बच्चों को EVS लगी होती है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को टीच करवाने का या इस सब्जेक्ट को कोर्सेज़ में शामिल करने का भी यही एक रीज़न है कि लोग अवेयर हो जाएं, पता चले उनको कि हम किस तरह से इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है राजे, बच्चे ठीक है? Yes, ma'am. कुछ पूछना है पूछ लो आप। कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है पूछ लो। No, ma'am. चलो ठीक है फिर बच्चे, एक आप असाइनमेंट बना लेना पिरामिड्स वाली, राइट? कब तक बनानी है? वेडनेसडे कर दोगे? पिरामिड्स वाली असाइनमेंट वेडनेसडे को सबमिट कर दोगे आप? मैम प्रैक्टिकल है। हाँ तो उसमें कौन, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल होने के बाद कर देना, राइट? वैसे तो प्रैक्टिकल में ऐसा सच आपको कुछ करना तो है नहीं है ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, फिर भी बाद में सबमिट कर देना। ओके मैम। ओके जी, ओके बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय।